गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका चल रहा था अर्थशास्त्र का क्षेत्र। उसके अंदर मैंने पहला नंबर का आपको बताया था कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, क्षेत्र के अंदर था विषय सामग्री। तो विषय सामग्री मैंने बताया था कि जब बच्चा होता है या कोई व्यक्ति होता है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी साधन जुटाने के लिए जो गतिविधियां करता है, उन गतिविधियों के अंदर जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कहलाती है। अब अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री, हम कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं, तो हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जब हम किसी प्रोडक्शन को करना चाहते हैं तो भूमि, श्रम, पूंजी ये सब लगाते हैं, तो ये क्या माना जाता है, उत्पादन माना जाता है। उत्पादन के बाद मैंने आपको बताया था कंजप्शन। तो कंजप्शन मैंने बताया था कि जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और संतुष्टि के लिए जो क्रियाकलाप, जो गतिविधियों का अध्ययन करता है, उसे क्या बोलते हैं, कंजप्शन बोलते हैं। मतलब एक तरह से था कि उपभोग में था कि प्रोडक्शन करने के लिए उसे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो वो किस तरह से उस चीज़ों पर विचार करेगा। और कंजप्शन में ये था कि जो अब उसने भूमि उसे मिली है, तो अब वो किस तरह कंजप्शन करेगा वहाँ के अंदर, तो कौन कौन से नियमों को लागू करेगा। उपयोगिता का नियम था, सिद्धांत हास का नियम था, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल थे। अब जो नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर का, वो आता है विनिमय। थर्ड नंबर का आता है विनिमय, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या होता है, अर्थशास्त्र के जिस भाग में अर्थशास्त्र के जिस भाग में वस्तु विनिमय या क्रय विक्रय के सिद्धांतों व समस्या का अध्ययन किया जाता है, उसे विनिमय कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या था, विनिमय क्या होता है कि अर्थशास्त्र के जिस भाग में वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय के सिद्धांतों और समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब हमने प्रोडक्शन कर लिया, कंजप्शन कर लिया, उसके बाद जो हमने कंजप्शन किया उसको जब हम क्रय विक्रय करेंगे, तो उससे रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ होगी, जो सिद्धांत होंगे, जो समस्या उसके अंदर आएगी, उसका हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं। जैसे जिस तरह मनुष्य है, ठीक है, तो मनुष्य क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, साधनों को जुटाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में ये देखा गया था कि जो मनुष्य था, तो मनुष्य को अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो क्या करता था, उसके पास स्वयं के अपना ही प्रोडक्शन वो करता था। मतलब कैसे करता था, ये माना जाता था कि जो प्राचीन काल में क्यों करता था, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी। अब सीमित होने की वजह से वो क्या था, सेल्फ डिपेंडेंट था। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने की वजह से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही करता था। लेकिन अब ये देखा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, जो मनुष्य की आवश्यकताएं है, वो सीमित नहीं है बल्कि अधिक हो गई। तो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अब उसने क्या किया, मशीनों का आविष्कार किया और मशीनों के माध्यम से उसने उत्पादन किया। अब जो कि उसने मशीनों के माध्यम से उत्पादन किया, तो पहले जब वो उत्पादन करता था वो अपनी एक सीमित आवश्यकता होने की वजह से सीमित ही प्रोडक्शन करता था। लेकिन अब क्या हो गया, मशीनों, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने मशीनों का आविष्कार किया और मशीनों के माध्यम से उसने उत्पादन किया, और जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में करना शुरू किया। अब जब उत्पादन को जब वो अधिक मात्रा में करने लगा, तो उसको वो क्रय विक्रय करने लगा, अपने साधनों को क्या करने लगा, अपने उत्पादन को क्रय विक्रय करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। तो
जो इसने रूप लिया, जो इसके प्रोडक्शन ने रूप लिया, वो किसका रूप लिया? मुद्रा का रूप लिया। तो यही माना जाता है कि क्रय विक्रय क्यों कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रोडक्शन का क्या करता है, जब वो क्रय विक्रय करता है, जब कोई भी माल का क्रय विक्रय करता है तो हम उसे विनिमय कहते हैं। ठीक है, अब विनिमय जो है वो मुद्रा के रूप में होने लगा, क्योंकि उसके माध्यम से जब उसके क्रय विक्रय के रूप में जब उसके पास पूंजी आई, जब उसके पास मुद्रा आई, उससे वो आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। तो यही माना जाता है कि इसके अंदर विनिमय और क्रय विक्रय के सिद्धांतों समस्याओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर वितरण। फोर्थ आता है वितरण, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वितरण होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इस भाग के अंतर्गत संयुक्त उत्पादन को उन व्यक्तियों में बांटा जा सकता है जो उससे संबंधित होते हैं। अर्थात सहयोगी साधनों के प्राप्त धन को उनमें बांटा जाता है। इस प्रक्रिया को वितरण कहा जाता है। देखो, इस वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है? उसके सहयोगियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका होता है? माल का। तो अंतर्गत संयुक्त उत्पादन को उन व्यक्तियों में बांटा जा सकता है जो उससे संबंधित होते हैं। किससे संबंधित? जो उसके सहयोगी होते हैं। अर्थात सहयोगी साधनों के प्राप्त धन को उनमें बांटा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वितरण कहा जाता है। वितरण कैसे किया जाता है, कब क्यों किया जाता है, किसका किया जाता है, ये सारे प्रश्नों का अध्ययन करना ही क्या माना जाता है? वितरण माना जाता है। तो अब राष्ट्रीय लाभांश, इसके अंदर राष्ट्रीय लाभांश। अब अर्थशास्त्र की बात करें हम तो राष्ट्रीय लाभांश इसके अंदर आता है। वितरण के सिद्धांत इसके अंदर आते हैं। लागत इसके अंदर आती है। कर आता है, मजदूरी आती है, लाभ आता है, ब्याज आता है आदि का अध्ययन इसके अंदर हम करते हैं कि वितरण कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या किसका किया जाता है। इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या था? वितरण था। अब एक लास्ट पॉइंट आता है आपका इसके अंदर, राजस्व, जिसे बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, इसके अंतर्गत धन प्राप्त करने व उसे खर्च करने से
संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कर निर्धारण, सार्वजनिक आय, आदि के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। देखो, इसके अंतर्गत धन प्राप्त करने और उसे खर्च करने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अब अपन को धन प्राप्त करना है और उसे खर्च करना है, आयात निर्यात हम किस प्रकार करेंगे, जो पब्लिक फाइनेंस करेंगे, जैसे इसके अंदर क्या आता है, सारा का सारा गवर्नमेंट एफिलेटेड होता है, तो इसके अंदर कर निर्धारण आता है, सार्वजनिक आय आता है, आदि सभी प्रकार के जो सिद्धांत और नियम होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, अर्थशास्त्र का विषय सामग्री को अपन ने पढ़ा। तो ये सारे के सारा क्या था, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री थी। अब आपका आज का गृह कार्य है, अब आपके अर्थशास्त्र के अंदर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।